पाकिस्तान में रवायती तौर पर जब भी बजट आता है तो ऑब्वियसली बम और एक महंगाई का तूफान लोगों में पड़ता है, लेकिन इस वक्त जो महंगाई का आलम देखा जा रहा है उसमें तो लग रहा है कि खत गुर्बत से लोग शायद 1 करोड़ से ऊपर तजावज़ कर जाएँ, जो इस बजट से और जो इस महंगाई से इफेक्ट करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो पाकिस्तान में इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो बजट सामने है इसको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख का लीथल तरीन बजट हो शायद ये, और इसके अंदर जो है वो तनख्वाहदार तबके की कमर तोड़ दी गई है। इसमें जो बंदा टैक्स पे कर रहा है, जो बंदा फाइलर है, जो बंदा ऑलरेडी टैक्स नेटवर्क के अंदर है, उसके साथ जो है ना वो तो इंतहा हो गई है। बिजली देने वाला सारिफ हो, पेट्रोल पे करने वाला सारिफ हो, उसकी तो खैर पिछले कई सालों से ये दाद रसी जब से IMF ने लेवी और पता नहीं क्या कुछ लगा दिया इस सारे मामलात के ऊपर, तो ये तमाम चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। लेकिन अवाम जो है वो इस वक्त ये सोच रही है कि अब वो करें क्या। जिन लोगों का 7,000 8,000 बिल था वो 17,000 20,000 पे जा चुका है, जिनका 50,000 था वो 1.25 लाख पे जा चुका है। तो ये सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, और आज भी बिजली के रेट जो है बढ़े और वो पता नहीं चल रहा कब ख़त्म होंगे, किस बुनियाद पे बढ़ रहे हैं, क्या असूल है उसका। IMF के आगे पाकिस्तान कितना का हॉस्टेज हो गया है। इससे पहले कि मैं आज के गेस्ट मेरे बड़े ख़ास हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब और साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब। ये दोनों हज़रात जो है इनसे पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा बात इकॉनमी भी करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने अपनी पार्टी भी लॉन्च की है और ये समझते हैं कि सिस्टम चेंज किया जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी से लेकर सियासत के तमाम मामलात ठीक हो जाएंगे। लेकिन सिस्टम का ये भी एक अरसा हिस्सा रहे, लेकिन अब इन्होंने जो है वो इलेक्शन से पहले उससे यकसर अपने आप को अलग कर दिया। इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मैं बहुत वार्म वेलकम शाहिद साहब और मिफ्ता साहब, आपने अपना टाइम दिया। मैं चाह रहा हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं अवाम की राय ज़रा आपको सुनवा दूँ इस बजट के ऊपर, ताकि लोगों को मालूम हो सके, आप लोगों की राय आम लोगों तक पहुँच जाए कि लोग सोच किस तरह रहे हैं इस बजट को लेकर। सबसे पहले ज़रा लाहौर चलते हैं और बजट के बारे में अवाम क्या सोच रही है वो आपको सुनवाते हैं। अवाम तो बदुआ दे रही है सर। बजट आया है हमारे लिए खुशहाली नहीं आई, हमारे लिए फांसी आई है। बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, या बिल दें या बच्चों को खाना दें। हर चीज़ तो महंगी कर दी ने, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, बत्ती महंगी करी जा रहे हैं। बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 40,000 ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਰਿਲੀਫ है आवाम का। बजट जो है ना वो ऐसा है कि जैसे खून निचोड़ के रख दिया लोगों, चाहे वो छोटा बंदा है चाहे वो दरमियाना बंदा है, हर हालत में खून निकाल रहे हैं, चूस रहे हैं लोगों का। हम इस बजट से बिल्कुल नहीं खुश है। मैं गरीब आदमी, मैं रेडी चलाता हूँ, मैं जलील हो रहा हूँ। 6-6 महीने का बिल चढ़ जाता है, किस्तें करा के जमा कराना पड़ता है। गरीब सौ पीसी गई है, पेट्रोल बढ़ गया है, बिजली बढ़ गई, हर चीज बढ़ गई। सवेर का मैं आया मैं 11 बजे 1 रुपया नहीं मैं वट के वेखे। इतना रिलीफ दिया है कि जो बंदा पहले कुछ खा रहा था ना वो अब भूखा रहने की नौबत आ गई है। मजीद टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। टमाटर 200 है, घिया 300 है, क्या करे गरीब बंदा। अब बिल दें या खाने खाएं। ये तो आम बजट होता ही नहीं है। जो असम्बलियों में बैठे होते हैं उनके लिए बजट बनता है, आम आवाम पे टैक्स लगाई जा रहे हैं। बजट जो आया है क्या वो आवाम के लिए है या एलीट क्लास के लिए है? गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता। 1,000 रुपया कमाएगा, उसको घर के कौन कौन से खर्चे पूरे करेगा? गरीब आदमी जो है वो तो मर रहा है। अगर मजदूरी एक दिन ना करें तो घर का चूल्हा ही नहीं जलता। बिजली के बिलों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इतने यूनिट इस्तेमाल नहीं लोग करते जितने उन्होंने टैक्सेस बीच में जो है ना वो डाल दिए हैं। रीढ़ी लगाए सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं हुई, हम किधर जाएंगे, बच्चों के रोजी कहाँ से कमाएं। बजट ने करीब आवाम का कमर ही तोड़ दिया। हर बंदा रोड पे आया हुआ है। गरीब आवाम के लिए बजट में उन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। टैक्सों के ऊपर टैक्स है। हमें तो सिर्फ ये पता है कि जी बिजली का बिल 27,000 है, उसकी इंस्टॉलमेंट करवा के पे कर रहे हैं। बस इन्हीं चक्करों में बच्चों को भूखे मार रहे हैं हम लोग। तो बस लगे आजरा मुल्तान का भी लोगों की राय सुन लें बजट के ऊपर। अमीर दुश्मन बजट है, जो कमाते हैं बिलों में भर रहे हैं। बजट तो ये जो है अमीरों को रिलीफ मिला है, गरीबों को जो है ना गर्दन तो बात दी उन्होंने। मरियम नवाज ने कहा था हमारी हुकूमत है कि हम 300 यूनिट बिजली के मुफ्त देंगे। कहाँ गए वो 300 यूनिट? सिर्फ नाम का बजट है, रिलीफ कुछ भी नहीं है। एक गरीब के लिए, सफेद पोश इंसान के लिए और मुश्किल हो गया। घर के सामान से लेके बाहर की जितनी भी जरूरियात की चीजें हैं जो हम लेने आते हैं, एक चीज मुझे बता दें जिसमें अवाम को इन्होंने रिलीफ दिया। हम रिक्शा ड्राइवर हैं, गैस का रेट जबकि गर्मी में कम होना चाहिए, इन्होंने 20-20 रुपए बढ़ाते बढ़ाते आज गैस का रेट 280 रुपए किलो है। बस मर गए हैं, समझ भी नहीं आती, पता नहीं क्या बनेगा हमारा। गरीब आदमी के लिए बिल ही बिल है, सुई गैस का बिल है, बिजली का बिल है, और कोई चीज उसको कोई फिक्र ही नहीं है। फाका कशी के अलावा कुछ भी नहीं है। कराची का भी सुन लें जी, उसके बाद फिर मिफ्ताह इस्माइल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब से बात करते हैं। कब्र खोद दी है, बस दफनाना है। बाकी क्या बजट है? आवाम को क्या बजट मिला है? टैक्स दे रहे हैं हमें क्या रिलीफ मिला है? कुछ भी नहीं। आवाम के दुश्मन है सब। इंसान खुदकुशी आराम से कर ले, जहर की गोली खा ले,
तो शायद उसको रिलीफ मिल जाए। बजट से तो कोई आसरा नहीं है। आवाम को रिलीफ तो उस हिसाब से नहीं मिला जितनी महंगाई आ गई है। बजट के अंदर रिलीफ तो मुझे तो कहीं कोई नजर नहीं आ रहा, टैक्स ही टैक्स नजर आ रहे हैं। रिलीफ तो कुछ भी नहीं मिला, बस कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस जो लगाए गए, स्पेशली जो सैलरीड क्लास पर टैक्स लगाए। ये बजट नहीं है, आवाम पे जुल्म है, कुव्वत खरीद ही खत्म हो गई। किसी भी चीज़ पे कोई रिलीफ नहीं मिला। बजट आने के बाद मजीद जो है और परेशानियाँ बढ़ गई। मजीद टैक्स लग के आ रहे हैं, तो बजट में तो क्या, हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा। सैलरी वही की वही है, आपके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ तो ये अवाम की आपको हालात आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत ने अपने लिए जो है वो काफ़ी मराद में इजाफा किया है। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल की जानिब से तरमीम की गई, उसमें ये कहा गया कि जी अरकान असम्बली का सफरी अलाउंस 10 रुपये किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये, ये उस मुल्क के लिए जहाँ जो मुल्क कह रहा है कि हमारे पैसे ही नहीं है, ये उसका मैं आपको बता रहा हूँ। सफरी सहूलियात बढ़ा दी गई, मुफ्त टिकट्स की तादाद जो है मेंबर्स के लिए वो 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लिए 45 करोड़, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के लिए 80 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए, जबकि 710 अरब रुपए पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जैसे इदारों के लिए भी मुख्तस कर दिए गए। वो मुल्क जो कि मकरूज़ है, वो मुल्क जिसके पास खाने को पैसा नहीं, वो मुल्क जो कि IMF के अंडर चल रहा है, वो मुल्क जो आवाम के लिए लीथल तरीन बजट दे रहा है, उसकी ये हालात है। बहुत वार्म वेलकम बन सके मिफ्ता साहब, शाहिद साहब। सर, एक तो ये कि बड़े आराम से तनकीद हम कर रहे हैं, हम करते आ रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम तो खैर मीडिया काम है करना, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कह रहे हैं कि जिन हालात में हमें मुल्क मिला है IMF के शिकंजे में, हमारे पास इससे अनपॉपुलर बजट देने की कोई और ऑप्शन ही नहीं थी, और हम क्यों अनपॉपुलर देते, इससे तो हम खुद अनपॉपुलर हो रहे हैं, हमारे पास चॉइस नहीं थी। चॉइस थी इनके पास सर इससे अच्छा बजट देने की हुकूमत के पास? जी मिफ्ता साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जी शाहिद भाई, कामरान भाई, देखिए चॉइस तो हमेशा से थी ना। हुकूमत बिल्कुल अपने अखराजात कम कर सकते थे, आपने ख़ुद बताया वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, चले एक पर्टिकुलर हाउस को छोड़ देते हैं, तो हुकूमत ने 28% अपना ख़र्चा बढ़ाया है, अखराजात बढ़ाए हैं, अपने जारी अखराजात, करंट एक्सपेंडिचर्स, जो कि बिल्कुल इतनी मुनासिब नहीं है कि इतनी महंगाई के वक्त में जब आप आवाम से इतनी कुर्बानियाँ मांग रहे हैं, जब एक तरफ आप आवाम को कह रहे हैं कि हम नौकरी पेशा लोगों के टैक्स के ऊपर टैक्स लेंगे, हम लाख रुपए की तनख्वाहदार के ऊपर टैक्स डबल कर देंगे, हम 5 लाख रुपए की तनख्वाहदार का टैक्स जो है वो 22,500 रुपये से बढ़ा देंगे माहाना, और 1,13,750 कर देंगे। जब आप इतना टैक्स ले रहे हैं लोगों से, तो उसके पास आपके पास बिल्कुल चॉइस थी कि आप अपना 24% अखराजात ना बढ़ाते, जारी अखराजात, आप 30% से ज़्यादा PSDP और ADPs ना बढ़ाते। 500 अरब रुपया MNAs और MPAs के लिए हुकूमतों ने इस साल मुख्तस किया है, ये मेरे ख्याल से सरासर ज़्यादती है। तो बिल्कुल हुकूमत के पास चॉइस थी कि हुकूमत जो है वो बजट के अंदर लोगों के लिए आसानी कर लेता, लेकिन हुकूमत ने अपनी सियासत पे आँच नहीं आने दी। ये सियासी बजट है, सच्ची बात है कि पीपल्स पार्टी और PMLN की जो मीटिंग होती थी, वो कैसे हो सकता है? इतना अनपॉपुलर बजट कोई हुकूमत कैसे दे सकती है जान पूछ के? ये एक सवाल है मेरे ज़हन में कि किस तरह कर सकते हैं इस तरह? क्योंकि मेरे ख्याल से क्योंकि सोच का फुकदान है, मेरे ख्याल से इदराक का फुकदान है कि लोग किस कर्ब में हैं, इसका इदराक नहीं है। वरना आप बताएं ना, इस वक्त 75 अरब रुपया MNAs के और 400-500 अरब रुपया MPAs के प्रोजेक्ट रखने की क्या ज़रूरत थी? क्या पंजाब में हर MPA को 1-1 अरब रुपया नहीं उसके प्रोजेक्ट्स का दिया जा रहा? क्या सिंध में नहीं दिया जा रहा? क्या KP और बलूचिस्तान में नहीं दिया जा रहा? जब आप सर टैक्स लगा सकते हैं इनकम के टैक्स के ऊपर, लोगों को कह सकते हैं, नौकरी पेशा लोगों को, बिजनेस इंडिविजुअल्स को, तो आप सूबों को ये कह सकते थे कि यार चलो NFC के जो भी है हम बाद में कर लेंगे। हालांकि इसी साल कर लेना चाहिए था, इनको पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन आप वॉलंटरीली उनको बोल सकते थे कि 10% अपना खर्चा कम करके हमको दे दो। आपको क्या ज़रूरत थी? 30,000 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान की 6 हुकूमतें 7 हुकूमतें जो हैं सूबे की और ये वफाक की मिलकर खर्च करती हैं, जो हमारी कौमी इनकम का, कौमी आमदन का या कौमी पैदावार का 25% हिस्सा है। तो 25% हिस्सा तो हुकूमत अपने ऊपर खर्च कर देती है, तो फिर बचेगा क्या किसी के लिए? शाहिद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर क्लियर? शाहिद खान साहब जी आप कट के आप बोले। मैं अच्छा, आपने मिफ्ता इस्माइल साहब ने यही बात पहले भी एक दफ़ा की थी, 500 अरब अरकान असम्बली को जो मिल रहा है डेवलपमेंट फंड की मद में, तो उसमें फाकी वज़ीर इत्तलात ने रिस्पॉन्ड किया था। मैं चाहता हूँ ज़रा वो सुन लें, उसके बाद आप उनको भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। सुनवा ज़रा, ये 500 अरब वाली बात जो है, इसको अता तारड़ साहब ने कहा था कि ये बात जो है वो फैक्चुअली सही नहीं है। सुनवा दें जी। शाहिद साहब, मिस इन्फॉर्मेशन है आपके पास, अखराजात को कम कह रही गवर्नमेंट कह रही हमने किया है। शाहिद साहब
अखराजात कम किए हैं, 24% इजाफा है अखराजात के अंदर। बजट में हम मुल्क की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में 500 अरब से ज़्यादा आपने MNA MPS के लिए रख लिया है। ये किस मकसद के लिए रखा है? ये बजट, अब मुल्क के पास गैर मामूली हालात हैं। हुकूमत की सारी आमदन वफाक की जो है वो सूद में चली जाती है, उसके बाद आप बोरो करते हैं। आपने 1300-1400 डेवलपमेंट के लिए रख दिया। ये कौन सी डेवलपमेंट है? इसको ज़रा वेट कर लें। क्या डेवलपमेंट लोगों के दूध पर टैक्स लगा कर की जाती है? क्या बच्चों के खाने पर टैक्स लगा कर की जाती है? ये अजीब बात है कि आपने कोई रिफॉर्म नहीं किया, कोई इस्लाहात नहीं की, आपने टैक्स बेस को बढ़ाया नहीं, आपने जो लोग टैक्स अदा कर रहे हैं उनको ही आपने इजाफी टैक्स लगा दिया। तो जो लोग टैक्स अदा नहीं करते उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो स्मगलिंग हो रही है, क्या आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो हुकूमत ने इतराफ़ कर दिया है कि हम मजबूर हैं। ये जो मुल्क के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो तेल की स्मगलिंग कर रहे हैं, जो LPG की स्मगलिंग कर रहे हैं, जो सिगरेट की स्मगलिंग कर रहे हैं, जो सिगरेट गैर कानूनी बना रहे हैं, ये सब के सामने हम मजबूर, हम कुछ नहीं करेंगे इनको। हम पाकिस्तान के अवाम के दूध पर टैक्स लगाएंगे, हम बच्चों के खाने पर टैक्स लगाएंगे, हम जो लोग तनख्वाहदार तबका है उन पर इजाफी टैक्स लगाएंगे। ये कौन सी सोच है? आपने कोशिश की है कि जो लोग टैक्स अदा नहीं करते, आप देख लें 3 दिन पहले कराची में एक शख्स ने 10 करोड़ रुपया देकर जो है वो गाड़ी का नंबर प्लेट हासिल की है। 10 करोड़ रुपया देकर। मेरी गुजारिश वज़ीर ख़ज़ाना से होगी, उस आदमी से पता करें कि तुम टैक्स अदा करते हो या नहीं करते हो। तो अगर वो नहीं करता है तो फिर वो 5 करोड़ तो हुकूमत के पैसों में से दे रहा है। 50% टैक्स आपने लगाया हुआ है इस लेवल के तनख्वाह आमदन पर। तो अजीब बात है कि आपके पास कोई भी इसमें बताने को हुकूमत के पास नहीं है कि हमने अवाम के लिए क्या किया है। आपने सिर्फ अवाम पर ढाका डाला है। रिलीफ मैंने बजट से पहले भी कह दिया था, पाकिस्तान में अब रिलीफ मुमकिन ही नहीं रही। जिस सतह पे हम पहुंच गए हैं, अब अवाम को रिलीफ यही मिल सकती है कि आप उन पर इजाफी टैक्स ना लगाएं, इजाफी चीज़ों को टैक्स ना करें। आपने 18% GST लगी हुई है, अब 2.5% जो है मैन्युफैक्चरर लगाएगा, 2.5% और ऐड हो जाएगी, हर चीज़ 2.5% महंगी हो जाएगी। तो आपने ये किस किस्म का बजट बनाया है? ये मिस्टर साहब ने सियासी बजट, सियासी उनका मतलब ये था कहने का कि ये सियासी बंदर बांट का बजट है कि एक जो रेगुलेशन पार्टनर है वो कहता है मुझे ये रिलीफ मेरे लोगों को चाहिए, यानी जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। दूसरा कहता है मेरे वेस्टेड इंटरेस्ट को फलानी रिलीफ चाहिए। तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट का बजट है। ज़रूरी आमदन पर टैक्स नहीं लगाया गया, आपको लगता है इससे बादियों नज़र में बज़ाहिर पीपल्स पार्टी को फ़ायदा दिया गया और ऑब्वियसली PMLN को भी फ़ायदा हुआ होगा, उसकी भी रोल बड़ी वो नेटवर्क है। ज़रिया आमदनी पर टैक्स ही नहीं है बढ़ाया या लगाया। देखिए, ज़रूरी आमदन पे आप टैक्स मत लगाएं। आप जो शख्स जिसकी आमदन है, चाहे वो ज़राअत से हासिल करता है, चाहे वो कारोबार करता है, चाहे वो तनख्वाह लेता है, जो भी करता है, उसकी जब एक आमदन होती है तो फिर उस आमदन में एक हिस्सेदार है, उसका नाम है हुकूमत पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के अवाम भी उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। आज वो हिस्सेदारी चली गई है 40-50% तक। इसको आपको रखना था 15-20% तक, तो लोग टैक्स अदा कर देते। लेकिन आपने सिर्फ जो तबका दे रहा है, तो आज ज़रूरत इस बात की है कि आप पाकिस्तान के हर शहरी को टैक्स पेयर बनाएं। ये आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, नादरा का कार्ड मौजूद है। जो आदमी मुल्क के अंदर सिम्स ब्लॉक कर तो रखता है वो मुल्क के मामलात में हिस्सेदार है। सिम्स तक तो ब्लॉक हो रही है, वोट डालता है नॉन फाइलर्स की। आपके ख्याल में और क्या करना चाहिए टैक्स नेटवर्क को बढ़ाने के लिए? जी मैं बता रहा हूं ना आपको। देखिए, जब आप एक मुल्क के शहरी होते हैं, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उस मुल्क का दिफा करें। उसके बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, दिफा तो हर वक्त ज़रूरत नहीं पड़ता, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप टैक्स अदा करें। मुल्क के अंदर 12.5 करोड़ शनाख्ती कार्ड रखने वाले लोग मौजूद हैं। ये सब लोग वोट डालते हैं, मुल्क के मामलात में हिस्सेदार हैं। आपके पास नादरा का शनाख्ती कार्ड मौजूद है, आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। आपको हर शख्स को टैक्स नेट में लाना है, क्योंकि जब आप अखराजात करते हैं तो आपकी आमदन होती है, चाहे जिस सतह पर भी हो। उस आमदन में हिस्सेदार है हुकूमत के, पाकिस्तान की हुकूमत और उसके अवाम, ये उनका हक है। तो आप एक ऐप बना दें जिस पे हर आदमी जाए, वो कहे जी मेरी कोई आमदन नहीं है, बस बात ख़त्म हो जाएगी। ये उसकी टैक्स रिटर्न, सिंप्लीफाइड टैक्स रिटर्न्स करें,
12.5 पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हैं मुल्क के अंदर। वहीं से सारा मामला आपके सामने नजर आ जाएगा। मैंने आपके सामने मिसाल रखी है कि 10 करोड़ का नंबर प्लेट ली है, वहाँ 25-30 करोड़ चंद मिनटों में इकट्ठा हुआ है। ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये पाकिस्तान के अवाम की जेब से आते हैं, ये टैक्स चोरी से आते हैं। जो पैसा आपको दुबई जा रहा है, कहाँ से जा रहा है? ये टैक्स चोरी से जा रहा है। नैब रखी हुई है, नैब ने किसी को पकड़ा आज तक? आप आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पकड़ा था टैक्स चोर। बिल्कुल ठीक सर, ये आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, ये तो पॉइंट आ गया। मिफ्ता भाई ये बताएं मुझे कि आप वजीर खजाना रहे, क्या आप ये कह सकते हैं इस वक्त कि आप लोगों को टैक्स नेटवर्क के अंदर ले आए? आपने जो है फाइलर ज़्यादा बना दिया, आपने कोई ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जिससे टैक्स फाइलर जो है वो बढ़ जाए, कानून की इस तरह की बेतौकीरी ना हो। बट आप भी तो फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे ना उस वक्त, आप क्या कर सके और जो आज ये गवर्नमेंट नहीं कर पा रही? अगर आप होते तो आप कर देते। जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, शायद अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, तो उस बजट के अंदर अगर आपको याद है तो हमने एक चीज़ की थी कि तनख्वाहदार तबकों के ऊपर और तमाम बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर हमने 3 टैक्स कैटेगरी कर दी थी, 5%, 10% और 15%। ठीक है कि मैक्सिमम टैक्स जो हम लेंगे वो 15% लेंगे। उसके बाद एक जो कॉन्सेप्ट होता है नॉन फाइलर का, हमने वो ख़त्म करने के लिए पहला कदम बड़ा ये उठाया था कि जो भी इंसान, जो भी शख्स नॉन फाइलर होगा, प्रॉपर्टी ले, वो ना गाड़ी खरीद सकेगा, ना प्रॉपर्टी ले सकेगा। अगले साल ये प्लान होता, अगर हुकूमत होती, कि हम इसको कहेंगे कि भाई हम आपको पासपोर्ट भी नहीं देंगे और उसके बाद वाले साल में कोई कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाना चाहिए, 3 साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर अंदर, कि नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाना चाहिए कि हर फाइलर हो। एक चीज़ हमने और कही थी, FBR उस पर बड़ा रेजिस्ट कर रहा था कि शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो NTN नंबर आपका हो जाएगा, कि आपको NTN नंबर यानी कि नेशनल टैक्स नंबर होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो आपका NTN नंबर है। वो उन्होंने कर दिया था, लेकिन बेसिकली वो उस तरह नहीं किया था जिस तरह हम चाह रहे थे। तीसरी चीज़ हमने की थी कि हमने नादरा से डेटा लिया था और नादरा के डेटा से हमने देखा था कि कौन टिपिकल टैक्स पेयर होता है, और हमने इस तरह मालूम किया था कि कुछ ऐसे लोग हैं, 1.2 मिलियन, 12 लाख ऐसे लोग थे कि जो टैक्स पेयर की तरह लगते हैं, यानी कि इनके 2 अकाउंट्स होंगे, 1-2 गाड़ियाँ होंगी, अच्छे पॉश एरिया में मकान होंगे, लेकिन वो टैक्स पेयर्स नहीं थे। लेकिन उस वक्त कानून के अंदर एक किस्सा था कि FBR और नादरा आपस में डेटा शेयर नहीं कर सकते थे, तो हमने सोचा था कि अगर इलेक्शंस के बाद हमारी हुकूमत आती है तो हम ये फिर करते, और फिर हमने ये कानून पास कर दिया था बजट के अंदर कि आप FBR और नादरा आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताऊं कि एक्साइज डिपार्टमेंट जो सूबों की गवर्नमेंट का होता है वो आपको डेटा नहीं देता, क्योंकि आप बस नहीं देता किसी वजह से, ताकि आपको ये ना पता चले कि किसके पास कितनी गाड़ियां हैं। हमारे पास मिसाल के तौर पर सूबे भी पूरा डेटा नहीं देते, क्योंकि अभी जो टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम गवर्नमेंट शुरू कर रही है कि सिम्स तक ब्लॉक हो रही हैं, आपको लगता है कि इफेक्टिव होगी? और ये जो चले तनख्वाहदार तबके में बहुत जुल्म करके 40% टैक्स कर दिया गया, लेकिन क्या ये करके भी 13,000 अरब इकट्ठा करना है FBR का जो टारगेट है आपकी दफा, वो पूरा हो पाएगा? लिया आपने 13,000 अरब रुपया तो कामरान साहब मुश्किल ही इकट्ठा हो, और मैं तो ये समझता हूँ कि 1-2 महीने से ज़्यादा ये बजट नहीं चलेगा। अगर ये बजट आपने 2 महीने चलाया तो जैसे शाहिद साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, या इकॉनमी चलेगी या ये बजट चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। आप इस तरह लोगों को नहीं मार डाल सकते। जो अभी आपने बात, अभी तो हम बजट पे ही कर रहे हैं, लेकिन आपको ने भी आज अखबार में पढ़ लिया होगा कि हुकूमत जो है वो 530 अरब रुपया बिजली के मद में भी कौम से ज़्यादा लेगी, और 7 रुपये यूनिट तक बिजली बढ़ाई जा रही है। ये तो एनुअल रीबेसिंग है, उसके बाद फिर हर महीने का फ्यूल एडजस्टमेंट अलग लगेगा। तो हुकूमत अपनी सारी नाकामियाँ या अपने सारे इनएफिशिएंसीज जो है वो आवाम पे नहीं डाले। मैं जानता हूँ कि सारी इनएफिशिएंसी इनका कसूर नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप कम से कम अखराजात तो कम कर सकते थे, ताकि आपको इतने नए टैक्स नहीं लगाने पड़ते। आप 10% भी अखराजात कम करते, 3,000 अरब रुपया बच जाता। आपने 1,500 अरब रुपये का नए टैक्स लगाया, आपको ज़रूरत नहीं आती। उसके बाद 2 और चीज़ें भी हैं कि आपको अगर नए टैक्स पेयर्स लेकर आने हैं तो आप, एक चीज़ तो बड़ी आसान थी जो मैंने की थी और मुझसे वापस करवाई गई थी, वो रिटेलर्स के ऊपर फिक्स टैक्स था। फाइनेंस मिनिस्टर भी चाहते थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी चाहती थी, आपने वो नहीं लगाने दिया। आपने उसका बोझ भी मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर डाल दिया, और मैन्युफैक्चरर्स आवाम के ऊपर डाल देंगे कि 2% कॉस्ट लो। तो बहुत सारी हमने बजट में, मैं समझता हूँ, ऐसी चीज़ें करी हैं कि जो कि इस्लाहात से दूर है और पॉलिटिक्स एज यूजुअल किया है। बिल्कुल, ये अभी जो वफाकी हुकूमत ने मंजूर किया है, माहाना 1 से 100 यूनिट तक का टैरिफ 7.11 रुपये इजाफे से 23.59 हो गया। 7.11 से 23.59, जिसका 7.12 था वो 30.07 हो गया। अगर वो 101 से ऊपर जाएगा
तो ये तो ऑब्वियसली तूफान है। लेकिन शाहिद साहब, जो नवाज शरीफ साहब हैं वो जो क्रेडिट लेते हैं अपना, वो क्रेडिट लेते हैं वो जो गवर्नमेंट उन्होंने आपको दी थी, जिसका आप भी क्रेडिट लेते हैं कि जब आप प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो ये क्रेडिट लेते हैं कि जी मेरे दौर में इकॉनमी बेहतरीन थी, मेरे दौर में पेट्रोलियम की कीमतें देखें, मेरे दौर में डॉलर को देखें कैसा रोका गया, और आपने ऑब्वियसली उसी लेगेसी को आप आगे लेके गए थे। तो आपको लगता है कि जो नून लीग में जो नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है जो ये समझता है कि अगर नवाज शरीफ आज प्राइम मिनिस्टर होते तो शायद इकॉनमी वहीं पे रिवाइव हो जाती, उस तरह रिवाइव हो जाती जिस तरह जब नवाज शरीफ साहब 2017 में प्राइम मिनिस्टर थे और जो इकॉनमी उन्होंने आपको दी थी, या आप समझते हैं कि नहीं फर्क पड़ता नवाज शरीफ भी अगर आज प्राइम मिनिस्टर होते? शाहिद खाकान अब्बासी 10 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर थे, एक हुकूमत तोड़ दी गई थी, उसके बाद असल मसला इलेक्शन की चोरी से हुआ। आप वो इलेक्शन चोरी ना होते मुल्क के अंदर तो शायद हालात आज कुछ बेहतर होते। उसके बाद आज इलेक्शन में जो हालात हुए हैं, ये इलेक्शन भी अगर चोरी ना होते तो शायद हालात कुछ बेहतर हो जाते। लेकिन जहाँ पे सियासी इस्तेकाम नहीं होगा वहाँ पे मईशत नहीं बढ़ेगी, इस बात की हमें समझ नहीं आती। 70 साल से हम यही काम कर रहे हैं। पहले कुछ स्पेस होती थी, हम ये गलतियाँ करते थे, इलेक्शन में गड़बड़ करते थे, मामला कुछ चलता रहता था। अब बिल्कुल आप आखिर में पहुँच गए। इस साल आपने दूध पे टैक्स लगा दिया, बच्चों के खाने पे लगा दिया, अगले साल क्या करेंगे? आपके खर्चात तो कम, क्या आपने खर्चात कम करने की कोशिश की है? मज़ा तो ये आता कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मेरे 50 डिवीजन है फेडरल गवर्नमेंट ने, मैंने 25 ख़त्म कर दिए, आधी हुकूमत कर दी है। मैं फिर कहता हूँ जो मुलाजमीन को मत छेड़ें, उनका खर्चा बहुत कम होता है सारे मामले में। तो आप हुकूमत को कम करें, आप अपने खर्चात को कम करें, आप टैक्स की बेस को बढ़ाएं, आप रिफॉर्म्स करें। निज़ाम चल नहीं रहा, फिर आज सूबों को हिस्सा डालना पड़ेगा सारे मामले में। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क का निज़ाम ना चल रहा और सूबे जो है वो पैसे ज़ाया कर रहे हों। ये जी हिस्सा डालने से क्या मुराद है? सूबों से हिस्सा डालने से क्या मुराद है? जी हिस्सा डालने से मुराद ये है, सूबों के अंदर बिजली चोरी हो रही है बिल्कुल 700-800 अरब की, सूबों के अंदर गैस चोरी हुई है 600-700 अरब की। ये वफाकी हुकूमत यहाँ क्या कर लेगी? पुलिस उनकी है, इंतज़ामिया सूबों की है, आईनी जिम्मेदारी भी उनकी है इन दोनों कामों में। ये बोझ उनके ऊपर डालें, ये वहाँ से रिकवर करें। ये तो कमरान साहब आपको ये बोझ नज़र नहीं आ रहा, ये 2500 अरब का बोझ है मुल्क में, जो ये सर्कुलर डेट की सूरत में मुख्तलिफ कंपनियों में मौजूद है। ये अभी तक अवाम पे पास ऑन नहीं हुआ, आपकी सारी कंपनियां ख़त्म हो चुकी हैं। तो आज ज़रा बैठ कर CCI की मीटिंग, CCI इसीलिए होती है कि जब मुल्क के हालात बिगड़ रहे हों, गैर मामूली हालात हैं मुल्क में, और हम मुल्क को मामूल के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ियाँ भी खरीद रहे हैं। परसों आपने देखा होगा जो मोतसिब हैं लाहौर में, उन्होंने सिर्फ 76 अरब के 12 टेलीफोन खरीद लिए। 76 लाख के 12 टेलीफोन खरीद लिए। 76 लाख। अब आप सिर्फ टेलीफोन देख लें, हुकूमत के पास सारा डेटा है, किसने कितने पैसे का फ़ोन ख़रीदा है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस मुल्क में टैक्स पेयर कितने होने चाहिए। लाखों मिलियंस ऑफ टेलीफोन हैं जिनकी कीमत 3-3, 4-4, 5 लाख रुपए है। 40,000 से ऊपर के टेलीफोन आपको करोड़ों में मिलेंगे, लेकिन कोई टैक्स अदा नहीं करता। जब वो टैक्स अदा नहीं करेंगे फिर दूध पे टैक्स लगेगा, फिर हर चीज़ पे टैक्स लगेगा, फिर हर आदमी को टैक्स अदा करना पड़ेगा, बिजली में महंगी करनी पड़ेगी। इसलिए हमने भूल गए हैं कि आप दोनों ने PMLN को छोड़ा और भरे मेले को छोड़ा, और इलेक्शन से पहले भी आपने छोड़ दिया। बिल्कुल सही, आपने जो भी प्रिंसिपल स्टैंड अपना लिया। लेकिन आपको ये लगता है कि ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं, एक पार्टी जो है जिसके साथ आपकी 35-40 साल शायद उससे भी ज़्यादा की रफाकत हो, उसमें जब आप थे और आप परफॉर्म भी कर रहे थे, चाहे आपके पास वजारतें डिफरेंट थी, आप प्राइम मिनिस्टर भी रहे, आपका पेट्रोलियम की वजारत भी थी, उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे सर थोड़ा सा ये बताइए कि ये लोग वही लोग हैं ना, वही इसहाक डार साहब हैं, वही शहबाज शरीफ साहब हैं, जिनकी शहबाज स्पीड के मुतालिक जो है वो आपकी पूरी पार्टी, जब आप पार्टी में थे आप भी उसकी बहुत ऑब्वियसली उसकी तारीफ़ ही करते होंगे, तभी आप पार्टी में थे। मैं उसको उस सेंस में नहीं कह रहा, कोई टॉन्ट के सेंस में, मतलब आप पार्टी में थे तो आप उनको एक्नॉलेज इंडोर्स करते थे लीडरशिप को। ऐसा क्या हुआ आपके ख्याल में? आप दोनों से सवाल है ये कि ये रीज़न नहीं हो सकता कि आप उस पार्टी में नहीं तो ये पार्टी तबाह हो गई है, इसको पता ही नहीं चल रहा कि अवाम के साथ क्या करना है, इसको पता ही नहीं चल रहा कि इन्होंने निज़ाम कैसे चलाने को पता ही नहीं चल रहा IMF को डील कैसे करना है। वही लोग हैं जो आपके साथ चलते रहे और आप इनके साथ चलते रहे और ये बड़ा अच्छा परफॉर्म बकौल आपके करते रहे थे। अब अचानक क्या हुआ है? मिफ्ता साहब आप भी इसका जवाब दें, शाहिद साहब आप भी इसका जवाब दें। लोग तो वही हैं, ये आपकी पार्टी जो पुरानी है। आप देखिए, गुजारिश ये है कि मुल्क के हालात बदल गए, मुल्क की ज़रूरियात बदल गई,
लेकिन हमारा तरीका हुकूमत का नहीं बदला। मैंने कहा ना, पहले स्पेस होती थी, आप ये कुछ काम कर लेते थे, कुछ मसाइल हल हो जाते थे, कुछ इजाफी पैदा होते थे, मामला चल रहा था। जिस तरह PIA एक ज़माने में दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस के अंदर थी, लेकिन जब हालात बदल गए, PIA नहीं बदला, तो PIA आज हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं, खरीदने वाला कोई नहीं है। तो यही मामलात सब, ये सिर्फ PMLN की बात नहीं है, सारी सियासी जमातों का यही हाल है। उनके अंदर ना कैपेसिटी रही है, ना सोच रही है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत थी, हालात को समझने की ज़रूरत थी, उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। हम वही पुरानी सियासत में लगे रहे कि जनाब यहाँ से वहाँ जोड़ लेंगे, बजट्स हमारे अकाउंटिंग बजट्स होते हैं, इस नंबर को वहाँ कर दो, ये 2 रुपये टैक्स यहाँ बढ़ा दो, 5 रुपये वहाँ बढ़ा दो, कोई रिफॉर्म हमने नहीं किया। जब आपको इस्लाहात की ज़रूरत हो, आपको इस्लाहात करनी है। जब आपने टैक्स बेस बढ़ाना है, आपने टैक्स बेस बढ़ाना है। इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं है, इसमें आप इन बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। ये बजट जो है, इसकी सबसे बड़ी जो खराबी है वो ये है कि इसने मुल्क का 1 साल और ज़ाया कर दिया, और आपने अवाम पर इतना बोझ डाल दिया है कि मेरा नहीं ख्याल कि अवाम ये बर्दाश्त कर पाएंगे, और आपके मुल्क में हालात सड़क पे भी ख़राब हो सकते हैं और हुकूमत की कलेक्शन में भी कमी आ सकती है। आपने एक्सपोर्टर्स पर टैक्स लगा दिया, दुनिया में एक्सपोर्टर्स को इनकरेज किया जाता है। हमारी ज़मीन सबसे महंगी है इंडस्ट्री लगाने के लिए, हमारी गैस सबसे महंगी है, हमारी बिजली सबसे महंगी है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हम हर किस्म की हम मुश्किलात पैदा करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त क्यादत PMLN की जो नाअहल भी है आपके नज़दीक, क्योंकि इससे पहले यही क्यादत काम जब कर रही थी तो आपके नज़दीक डिलीवर भी करी। मिफ्ताह साहब, आपका भी ये मौक़िफ़ है कि ये क्यादत अब जो आई है अब वो नहीं है, हालांकि ये लोग तो वही हैं जो आपके साथ थे, देखिए, या आप इनके साथ थे? देखिए, मैं खुदा न खास्ता मैं किसी को नाअहल नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ इंसान की पॉलिसीज़ को चेंज होना चाहिए, आपकी पॉलिसीज़ को अंदर भी समझ आनी चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए। PMLN ने 2013 से 18 के दरमियान भी प्राइवेटाइजेशन नहीं की, और वो भी मैं समझता हूँ कि गलती थी। PMLN ने बहुत अरसे तक करेंसी एक, तो फिर अब आप PIA की निजकारी को तो सपोर्ट कर रहे होंगे सर, जैसे जो PIA की निजकारी हो रही है जिस तरह? 100% सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं इनकरेज करूँगा कि शहबाज साहब और इनकी टीम जो है वो डिस्कोस की भी प्राइवेटाइज कर दे, सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी बेच दें, जिस तरह कराची इलेक्ट्रिक। तो गुजारिश ये है कि हम ठीक, जैसे जी हमारी खुदा ना खास्ता देखें, किसी को नाअहल करना या किसी को करप्ट बोलना, ये हमारी मेरे ख्याल से मंशूर नहीं आपकी पार्टी का, हमारी सिफत नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम अपनी बात कर रहे हैं आवाम के सामने, हम समझ रहे हैं कि हर पाकिस्तानी को आगे आने का मौका देना है। जिस मुल्क में कामरान भाई 78% 10 साल के बच्चे 2 जुमले नहीं पढ़ सकते हों, वहाँ पे हम तालीम में तो बच्चों को फेल कर चुके हैं ना। हमारे अगर कौम के बच्चे जाहिल रहेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? मुझे बताइए, कोई दुनिया का मुल्क ऐसा है कि जो तरक्की कर ले और उसके लोग पढ़े लिखे ना हो? हम लोगों को, बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम लोकल गवर्नमेंट्स की बात नहीं करते, हम लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर आइनी तौर पर उसको नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि 2-4 लोगों की 2-4 सियासी एंटिटीज़ का फ़ायदा होता है, तो हम लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं करते। बिल्कुल आपका पॉइंट, तालीम को बेहतर नहीं करते। हम मुझे अगर एक ब्रेक काफ़ी देर से कहा जा रहा है, आपसे बात कंटिन्यू रहेगी दोनों हजरात से, और मैं ज़रूर ये जानने की कोशिश भी करूँगा कि आपने किसी और पार्टी को दोनों ने ज्वाइन नहीं किया, आप PTI को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप पीपल्स पार्टी को भी ज्वाइन कर, आपने अपनी एक पार्टी, लेकिन पाकिस्तान में कोई स्पेस नज़र नहीं आ रही इस वक्त चौथी पार्टी की। तो ये मीडिया पे तो आपकी बात की पजीराई शायद हो रही होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बात बड़ी फैक्चुअल कर रहे हैं, बात बड़ी ऑनेस्टी से कर रहे हैं, लेकिन आवाम में क्या एक और वेस्ट होगा ये, क्योंकि कई पार्टियाँ नहीं चलेगी, वो वेस्ट हो गई? या आपको लगता है कि आप अगर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें तो आप जैसा जो ब्रेन है दोनों का, जो आपकी लीडरशिप हमने देखी दोनों की, तो कंट्रीब्यूट उस तरह भी आप कर सकते हैं, या आप वजह दें कि नहीं हमारी एक पार्टी होगी अलग, और फिर उस पार्टी का में कौन कौन आएगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे। अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे हुक्मरान जो है वो अपनी मुराद में किस तरह इजाफा कर रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है उस पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है। पाकिस्तान का दिफाई बजट इस वक्त जो है गुज़श्ता 5 साल में उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। साल 2019 में 3 अरब अमेरिकी डॉलर ज़्यादा की कमी की गई, ऑब्वियसली ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट किया जाए, और GDP के हिसाब से पाकिस्तान का दिफाई बजट जो है वो 80 की दिहाई से मुसलसल कम हो रहा है। और मेरे सामने डाटा अगर ब्रीफली आपसे शेयर कर लूँ तो 2022-2023 में ये बजट का सिर्फ 15.7% था, 2023-24 में बजट का 12.5% जो था दिफाई बजट की मद में गया था, जबकि दिफाई बजट में पिछले साल के मुकाबले में 3% ज़्यादा कमी आई है। एक और बात ना जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो सोशल मीडिया पे की जाती है, कि पाकिस्तान के जो फौजी इदारे हैं उनका तो जी कोई पुरसाने हाल ही, ना उन पर कोई टैक्स लगता है ना उनको कोई टैक्स कर सकता है। मेरे सामने जो इस वक्त डाटा मौजूद है FBR का और कलेक्शन का, उसके हिसाब से 2018-19 से लेकर 2022-23 तक पाकिस्तान के जो फौजी इदारे हैं
जिनमें DHAs, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, ये तमाम शामिल हैं। इन्होंने 1381 बिलियन रुपए टैक्स जमा कराया। एक दफ़ा फिर बता दूं आपको, पाकिस्तान के जो फौजी इदारे जिनके मुतालिक आया था वो चुतर बेमुहार है। 1381 बिलियन रुपए उन्होंने टैक्स जमा कराया, जिसमें 2019 में 214 अरब, अगले साल 255 अरब, फिर 295 अरब और 2022-2023 में 360 अरब रुपया इन फौजी इदारों ने टैक्स की मद में जमा कराया है। ये तो डाटा फैक्ट्स आपके सामने रख दिया, लेकिन अब क्विकली सवाल जो मैंने पूछना है दोनों हजरात से, शाहिद साहब आप PTI की तरफ नहीं गए, आप पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं गए, पाकिस्तान की 170 से ऊपर पार्टियां इस वक्त मौजूद हैं जिनका कोई पुरसार हाल नहीं, किस बेस पे आप सोच रहे हैं कि आपकी पजीराई होगी अवाम में, और PTI वगैरह में नहीं गए आप? देखिए बात ये है, ये सब जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं। ठीक है, मैं खुद 35 साल PMLN का हिस्सा रहा हूँ। जब मुल्क के हालात बदल जाते हैं, आपकी सोच बदलनी चाहिए, तो हम उस सोच का साथ नहीं दे सकते थे। तीनों ये सब जमातें जो है इक़्तिदार में रहने के बाद क्या ये कुछ कर सकी हैं? तमाम की हुकूमतें नाकाम रही हैं, और आज मुल्क के हालात ये हैं, और अभी तक सोच को बदली नहीं है। आप इस बजट में देख लें, एक सोच, बजट एक हुकूमत की सोच की अक्कासी करता है। क्या अगर हम 500 अरब MLAs MPs को दे सकते हैं, जो मुल्क दुनिया में इस वक्त पहले नंबर पर है इस मामले में जितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में। स्टंटिंग में हमारा हाईएस्ट नंबर्स हैं, जो बच्चों की स्टंटिंग है। जो आपकी पैदाइश के बाद जो वफात होती है बच्चों की, उसमें हम दूसरे नंबर पर हैं दुनिया में। लेकिन हमने कोई पैसे रखे इन चीज़ों के लिए? क्या बजट स्पीच में 5 बजट स्पीच हुई 4 सूबों में, एक वफाक में, क्या किसी ने बात की इन इशूज़ के बारे में? आपने जो डेवलपमेंट के फंड रखे हैं, डेवलपमेंट के फंड यहाँ पर लगाएं, इस मुल्क के अवाम को डेवलप करें। आप सियासी फ़ायदे हासिल करने के लिए ये गलियाँ नालियाँ रुक जाएंगी, 1 साल के लिए रोक लें। पाकिस्तान के बच्चों को स्कूल में डालें, जो स्टंटिंग है उसको रोकें। जो आपके इस वक्त बच्चे फोत हो रहे हैं नियोनेटल, जो ये इन चीज़ों को ठीक करें। सर ये आपका पॉइंट आपने किया नहीं, तो हम एक नाकाम सोच से दूसरी नाकाम सोच में चले जाते। तो हमने कहा ठीक है, एक नई पार्टी, हम उस पर काम करते हैं और अवाम को मौका देंगे। और मिफ्ता साहब, आपको अगर कोई पार्टी भी शमूलियत की दावत दे, ख्वा PMLN हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, आपने ये सोच लिया कि नहीं आपने इन पार्टीज में नहीं जाना, आप अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे? कामरान भाई, इत्तेफाक है कि मुझे 2 पार्टियों ने ना सिर्फ शमूलियत की दावत, एक्चुअली शमूलियत अच्छा, कौन सी 2 पार्टीज? 5 पार्टियों ने दी है, लेकिन नहीं ना, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 पार्टियों ने तो सेनेट की सीट, एक तो PTI होगी, बड़ापन है कि उन्होंने ऑफर की थी। नहीं, मैं दो पार्टियों ने मुझे सेनेट की सीट ऑफर की थी, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मना कर दिया। देखिए, आप से मैं एक डिसएग्रीमेंट करता हूँ, मैं समझता हूँ स्पेस तो बहुत है। आप अगर देखें पोलिंग डेटा तो 40% लोग तकरीबन ऐसे हैं जिन्होंने जिस पार्टी को वोट दिया उससे वो खुश नहीं हैं। और आप ये भी देखते हैं कि मुस्लिम लीग की, नून की पंजाब में सपोर्ट बहुत कोलैप्स हुई है, और पीपल्स पार्टी का भी जो है, लेकिन वो किसी ना किसी को तो वो सपोर्ट मिली है ना, वो ओपन तो मार्केट नहीं आपके लिए। मतलब अगर PMLN की, आई एग्री विद यू कि कोलैप्स हुई है, तो वो किसी और को मिली है। जी बिल्कुल, और मैं आपसे यही गुजारिश की ना पहले कि 40% लोग अपनी पार्टियों से भी खुश नहीं हैं जो उनके पास चॉइस है। हम ये वादा तो नहीं कर सकते कि हम पॉपुलर हो जाएंगे या हम जीतेंगे, और ये भी वादा नहीं कर सकते कि गो के स्पेस है कि हमको ही वो स्पेस मिलेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी सियासत में एक जमूद है। हमारे जो सियासी लीडरान हैं वो अब 90 की दहाई के लीडरान हैं, या उससे पुराने या उसके इर्द गिर्द के लीडरान हैं, और मैं समझता हूँ कि सियासत में कोई नई पॉलिटिकल, बिल्कुल आपका ये पॉइंट आ गया, और हो सकता है कि हम हो सकता है कोई और हो। एक सवाल मेरे ज़हन में गर्दिश, शाहिद खाकान भाई साहब, आपकी इतनी ज़बरदस्त पॉलिटिकल लॉयल्टी रही नवाज शरीफ साहब के साथ, और उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा, उन्होंने आपको प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनी बनाया। हालांकि शरीफ फैमिली से बाहर बनना प्राइम मिनिस्टर, ये भी एक बहुत बड़ा कमाल था। मेरा सवाल बस ये है कि नवाज शरीफ साहब से आपके इतने ताल्लुकात के बावजूद आप नवाज शरीफ साहब से मुतनफ़िर हो गए, और वो अगर वो भी अब आपको कहें तो आप पार्टी भी नहीं जाएंगे वापस, ऐसे ही है? ये वही ज़िमनी सवाल है, मुझे पता है ये बहुत अब मैं नवाज शरीफ साहब से मुतनफ़िर नहीं हूँ। अच्छा, मैं नवाज शरीफ साहब से मुतनफ़िर नहीं हूँ। एक ज़ाती ताल्लुक़ है जो 35 साल पुराना है, पूरी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है। मैं ये रिश्ता मुझे बड़ा अजीज़ है, बड़ा एहतराम है मुझे इस रिश्ते का। लेकिन सियासत ज़िम्मेदारी का काम है। मैं उस सोच से इत्तफाक नहीं कर सकता था जो मुस्लिम लीग नून ने 2022 में अपनाई, और वो सोच थी मरियम नवाज साहिबा लीड कर रही हो,
इतनी उस तरह की सोच? मैं नहीं, मुझे लीडरशिप से कोई मसला नहीं है। मैंने कभी ज़िंदगी में पूरी मुस्लिम लीग नून गवाह है, मैंने कोई ओहदा मांगा हो पार्टी का, कोई ओहदा हुकूमत का मांगा हो तो नहीं, आपने बड़ा ग्रेसफुली कैरियर, लेकिन मैं इस सोच से इत्तेफाक नहीं करता। जी नहीं, मैंने कहा आपने बड़ा ग्रेसफुली कैरियर गुजारा, आपने भी, मिफ्ता साहब ने भी, देयर इज नो टू राय उसके अंदर नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। शाहिद खान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनके आइडियाज़ हमने आपको सुना दिए। इससे पहले इमरान खान साहब जब आए थे मीडिया में, हमने उनके आइडियाज़ भी आपको सुनाए थे। 10 साल मीडिया ने उनका यकतरफा साथ दिया। हो सकता है मिफ्ता साहब और शाहिद साहब की इतनी अच्छी सोच है उसका भी साथ दें, लेकिन एंड में इमरान साहब ने हमें बुजदार दिया। तो अब ये ना हो कि इनका मीडिया साथ दे रहा और ये फिर बुजदार दे दें। मुझे ये नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।